हेलो गाइस, रैपिड हॉरर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज आप देखोगे ब्लॉकबस्टर अमेरिकन साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर मूवी ऑर्फन का एक्सप्लेनेशन। ये 2009 में रिलीज हुई है। इसके डायरेक्टर हैं जॉन कॉलेट-सेरा, जिन्होंने ब्लॉकबस्टर, जंगल क्रूज, द शैलोज, हाउस ऑफ वैक्स, एक्सटेंशन जैसी ब्लॉकबस्टर मूवीज को डायरेक्ट किए हैं। आप यहाँ देखोगे एक परिवार और एक छोटी बच्ची और आगे होने वाली डिस्टर्बिंग सीन्स को। अब बिना किसी को ट्री हाउस में जिंदा जलाए जल्दी से स्टोरी शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हम मिलते हैं एक कपल से। इनका नाम है जॉन और केट। केट की डिलीवरी के लिए ये आए हैं हॉस्पिटल में, बट केट ऑलरेडी ब्लीड करने ही लगती है। तभी नर्स कहती है कि तुमने अपनी बेबी को खो दिया है। डॉक्टर इसकी बेबी को पुल करके दिखाता है और इसका हस्बैंड इसे शूट कर रहा है। तभी इसकी नींद टूट जाती है और ये इसका नाइटमेयर था और कुछ नहीं। बट इसने सही में अपनी बेबी को खो दिया है और उसके लिए ये पिल्स भी लेती है। इसका सीधा मतलब ये है कि अपनी बेटी को खोने के दुख में थेरेपी और मेडिसिन ले रही है और अपने थेरेपिस्ट के सामने ये एडमिट करती है कि ये शराब के शॉप के पास गई थी, बट इसने खरीदा नहीं, ना कि ये शराब पी रही है 1 साल से। मतलब ये अपनी मरी हुई बेटी को खोने के बाद अल्कोहलिक हो गई थी। बट ये एक बच्चे को अडॉप्ट करने की तो सोच रही है, बट इसके लिए ये रेडी बिल्कुल नहीं है। केट स्कूल जाती है अपनी बेटी को रिसीव करने और इसका नाम है मैक्स। केट अंदर ही अंदर इतनी डिस्टर्ब्ड है कि ट्रैफिक में उसके पीछे एक कार के हॉर्न मारने पर रेड लाइट में भी ये गाड़ी आगे ले लेती है। बट ये और मैक्स बाल बाल बच गए क्योंकि ट्रक के ठोकने से पहले ही केट ने ब्रेक लगा दिया। ये घर आते हैं और हमें पता लगता है कि केट बहुत अच्छा पियानो प्ले करती है। यहाँ हम इसके बड़े बेटे से मिल पाते हैं। इसका नाम है डेनियल। मैक्स यहाँ सुन बोल नहीं सकती, इसीलिए वो छोटे छोटे पेंट करती है ताकि वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके। केट मैक्स को बेड टाइम स्टोरी सुनाती है और यहाँ मैक्स जेसिका के बारे में पूछती है, जो केट की बेबी डॉटर थी, जो बर्थ करने के टाइम पे गुजर गई थी। केट ने मैक्स को सुला दिया और आकर अपनी डायरी में कुछ लिखती है। और यहाँ आप सेंट मरियाना होम फॉर गर्ल्स ऑर्फनेज का पोस्टर भी देख सकते हो। जेसिका के गुजरने की वजह से जॉन और केट के रिश्ते कुछ ठीक नहीं है और ये कल जाएंगे एक बेबी गर्ल को अडॉप्ट करने के लिए। कल ये वहाँ पहुँच गए और इन्हें आते हुए कोई देखता है ऊपर से। जॉन ऊपर जाता है और एक रूम में पहुँच जाता है जहाँ एक लड़की पेंट कर रही है। इस लड़की का नाम एस्टर है और यहाँ नीचे सिस्टर एबिगेल एडॉप्टिव के बारे में सलाह देती है केट को। ऊपर एस्टर जॉन के साथ घुल मिल लेती है और फिर केट भी 9 साल के बच्चे के हिसाब से ये कुछ ज्यादा ही फाइन पेंटिंग बना रही है और उसकी वजह वो प्रैक्टिस बोलती है। ये दोनों इसे लेने का मन बना लेते हैं। जहाँ सिस्टर एबिगेल कहती है कि एस्टर जिस फैमिली में पहले थी उनका पूरा घर जल गया था और एस्टर बाल बाल बच गई थी। ये फाइनली अडॉप्ट हो गई और एस्टर कार के अंदर साइन लैंग्वेज केट से सीखती है और ये घर पहुँच गए। ये पियानो देखकर बहुत खुश होती है और इसे एक बड़ा सा पेंट बॉक्स गिफ्ट में मिलता है ताकि ये अपनी पेंटिंग बेझिझक बड़े आराम से बना सके। डेनियल यहाँ पर जॉन को बुलाता है अपना गिटार गेम दिखाने के लिए, बट जॉन का ध्यान एस्टर पर है। जॉन के ना सुनने पर ये और इसके 2 दोस्त उसके ट्री हाउस पर चले गए जहाँ ये बिकिनी मैगजीन देख रहे हैं, जो डेनियल ट्री हाउस के फ्लोर के नीचे छुपा देता है। रात को एस्टर मैक्स को लेके आती है इनके रूम में सोने के लिए क्योंकि बिजली कड़क रही है। चारों साथ में सो जाते हैं और नेक्स्ट डे ये स्कूल जाएंगे, जहाँ एस्टर ऐसे कपड़े पहनकर रेडी होती है जिसे देखकर केट उसे कहती है कि जीन्स और टॉप पहन लो। बट एस्टर कहती है कि केट ने ये बोला था कि डिफरेंट होना गलत नहीं है। आज एस्टर का पहला दिन है स्कूल में और पहले दिन में ही इसका मजाक अच्छे से बन गया और उसका मजाक बनाया ब्रेंडा नाम की लड़की ने। खैर बाद में डेनियल एक कबूतर को इंजर्ड कर देता है जिसे मुक्त कर देती है एस्टर, वो भी डेनियल और मैक्स के सामने। वो उस कबूतर के ऊपर पत्थर मार के उसको मुक्त कर देती है और यहाँ पर एस्टर का बर्ताव थोड़ा सा अजीब है, जो नहाते टाइम डोर लॉक करती है जैसे उसे कोई देख लेगा। साफ सफाई के टाइम पे केट को एस्टर की डायरी मिलती है। वहाँ जॉन का फोटो देख के वो चुपचाप वहाँ से चली गई। अब यहाँ एस्टर के साथ स्कूल में बहुत ज्यादा भसड़ होती है, जहाँ ब्रेंडा इसका बाइबल गिरा देती है और उसके सताने पर भी ये बड़े जोरों की चीख मारती है और उसके पीछे ही डेनियल खड़ा होकर सब कुछ देख रहा होता है। जब मैं ये देख रहा था तो बाइबल के गिराने पर इतना जोर से चिल्लाना मुझे हजम नहीं हुआ। खैर घर आने पर केट इसे पियानो सिखाती है और स्कूल के बारे में बात करती है और अपनी फैमिली की फोटो भी दिखाती है उसका मूड ठीक करने के लिए, जिसकी पार्ट अब बन गई है एस्टर। और इसने जेसिका के बारे में भी इससे पूछ लिया। जेसिका के अस्थियों को केट ने गाड़ रखा है घर में ही, जिसके ऊपर उसने लगाया है व्हाइट रोजेस और एक नोट। जेसिका के बारे में अच्छा बोलकर ये केट के दिल में भी जगह बना लेती है और रात को इन दोनों का कार्यक्रम चालू होता है, मतलब केट और जॉन का, और वो भी किचन में। और इन्हें एस्टर देख लेती है, वो भी 2 बार। नेक्स्ट डे केट आकर एस्टर से यही बात करती है जैसे छोटे बच्चों को ये सब नहीं देखना चाहिए और एस्टर सीधा कार्यक्रम वाला पार्टी से एक्सप्लेन कर देती है। वाओ, जिसे सुन के इसका थोड़ा तो खुला ही रह गया। वही चीज ये जॉन के साथ डिस्कस करती है रात में और बाद में हम देख पाते हैं कि जॉन के साथ बच्चे आए हुए हैं खेलने, वो भी पार्क में, जहाँ पर जॉन की नेबर जॉयस इससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। तभी ब्रेंडा को देख लेती है एस्टर। जॉन को जॉयस आई विल कॉल यू लेटर कहकर वहाँ से चली जाती है और यहाँ स्लाइडर के ऊपर से ब्रेंडा को एस्टर धक्का दे देती है। नीचे गिर के ब्रेंडा का तो पैर ही टूट गया, जिसे मैक्स ने देख लिया। वही चीज ये लोग रात को डिस्कस करते हैं डिनर टेबल पर और केट के पूछने पर मैक्स ने भी बोल दिया कि ब्रेंडा फिसल के नीचे
गिर गई थी। डेनियल की एस्टर से बन नहीं रही और बात सुना के वो भी वहाँ से चला गया सोने के लिए, जिसकी वजह से जॉन ने उसका ट्री हाउस लॉक कर दिया, ये बोल कर के अगर ये सॉरी बोलेगा तभी उसको उसका की मिलेगा। नेक्स्ट डे मॉल में केट को कॉल आता है सिस्टर एबिगेल का और वो एस्टर के बारे में बात करती है। एस्टर यहाँ पर मैक्स की मदद से ये पता लगा लेती है कि केट किसके बारे में बात कर रही है। घर आने पर यहाँ एस्टर का भी पियानो बजाना केट नोटिस करती है और एस्टर ने केट को झूठ बोला था कि उसको पियानो बजाना नहीं आता है और उस चीज पे रात को केट और जॉनी झगड़ गए नेबर की बात पर, जो है जॉयस का अफेयर चल रहा था जॉन के साथ, जो बात जॉन ने इसको बताया था 2 साल पहले। ये दोनों झगड़ गए और हम देख पाते हैं कि इस बात पर एस्टर बहुत ही खुश हो रही है। नेक्स्ट डे सिस्टर एबिगेल वहाँ पर आती है एस्टर की कंप्लेंट के साथ और उसका स्वागत करती है खुद एस्टर। एस्टर इनकी सारी बातें ऊपर से सुन लेती है और यहाँ सिस्टर आई है इसे वापस ले जाने के लिए और सिस्टर इसे ले जाएगी सुनकर ये मैक्स की मदद से ट्री हाउस और लॉकर की चाबी उसने मंगवा लेती है। इसने सीधा एक हैमर पकड़ लिया और लॉकर से गन निकाल कर वो चल पड़ी सिस्टर को मारने के लिए। सिस्टर वहाँ से चली गई और ये भी मैक्स के साथ पहुंच गई उसको मारने के लिए। एस्टर मैक्स को सीधा सिस्टर के कार के सामने धक्का दे देती है जिससे सिस्टर की कार की बैलेंस बिगड़ गई और वो बाल बाल बच गई और मैक्स भी। तभी सिस्टर मैक्स को चेक करने के लिए आती है और मौका पाकर सिस्टर को एस्टर मार देती है और थोड़ी देर में उसको ये पूरा ही मार देती है, वो भी मैक्स के सामने। ये सिस्टर को आइस पे छुपा के उसके सामान को ट्री हाउस पर छुपा देती है। ये मैक्स को वहाँ पर और ज्यादा डराती है और आई लव यू भी कहती है। डैनियल इन्हें ट्री हाउस से उतरते हुए देख लेता है और रात को एस्टर सीधे पहुंच गई डेनियल के पास इसे डराने के लिए। एस्टर डेनियल को इतना डराती है कि इसने अपने पैंट में सुसु कर दिया। नेक्स्ट डे एस्टर को डॉक्टर ब्राउनिंग के पास लाया जाता है और यहाँ डॉक्टर ने तो पूरा ही शब्द एस्टर के सपोर्ट में ही बोल डाला। डॉक्टर यहाँ इतनी अच्छी बात करती है एस्टर के बारे में कि हम उसका उल्टा ही देख पाते हैं, जहाँ एस्टर टॉयलेट में चीख रही है, चिल्ला रही है और दरवाजा भी पीट रही है। घर आने पे केट को सिस्टर जूडिथ का कॉल आता है जो सिस्टर एबिगेल के बारे में पूछती है और रात को पुलिस को उसकी लाश भी मिल गई। पुलिस जॉन और केट से बात करती है और एस्टर को हम देख पाते हैं उनकी बात सुनते हुए और रात को हम उसकी ड्राइंग को भी देख पाते हैं और यहाँ एक घर चल रहा है। और ये अगर आपको याद है तो ये बात सिस्टर एबिगेल ने केट और जॉन को बोला था और ये चीज मैं आपको एंड में समझाता हूँ। केट भी अपने इन्वेस्टिगेशन में लग गई और वहीं जॉन के साथ बात करते करते हम एस्टर को इसके आसपास देख पाते हैं जो इनकी बात सुनने की कोशिश कर रही है। अब केट सीधे कॉल करती है पता लगाने के लिए एस्टर के बारे में कि एस्टर कौन से शेल्टर हाउस पर थी या नहीं। नेक्स्ट डे केट अपने बच्चों को एस्टर के बारे में पूछती है बट बच्चे मना ही करेंगे ना, अगर नहीं करेंगे तो एस्टर इन्हें जान से मार देगी। यहाँ पर घर पे एस्टर जॉन के साथ बात करती है और उसके सजेशन पे वो केट के लिए कुछ अच्छा करने का सोचती है और वो ये है कि उसने जेसिका का अस्थियों पर जो लगे हुए व्हाइट रोजेस थे उसको उसने निकाल के केट को गिफ्ट कर दिया। ये देखकर केट के तो होश उड़ गए और उसके एस्टर के हाथ को पकड़ने पर वो चिल्ला के वहाँ से भाग गई। केट वही जेसिका के प्लांट के पास आकर बहुत रोती है और रात को एस्टर अपने लेफ्ट हैंड को एक मशीन की मदद से फ्रैक्चर कर लेती है और सोते वक्त जॉन से अटेंशन पाने के लिए उसे बुलाकर वो दिखाती है, इसीलिए आज बाहर सोना होगा केट को। केट यहाँ पर कार लेकर बाहर आती है और 2 वाइन बॉटल खरीद कर वो घर आ जाती है। वो घर में रो रो कर वाइन बॉटल को पीने लगती है और खुले हुए बॉटल को उसने सिंक कर दिया। नेक्स्ट डे स्कूल के बाहर केट जाती है डेनियल के बुक गिरने पर उसको उठाने के लिए, तभी एस्टर गाड़ी को न्यूट्रल कर देती है, गाड़ी नीचे लुढ़कने लगती है और मैक्स यहाँ पर बाल बाल बच गई। अब सारा इल्जाम घूम फिर कर केट पर लग गया और रात की बॉटल को एस्टर ने जॉन को ही पहले दिखा दिया है। ये अपने चिल्ड्रंस को प्रोटेक्ट करने के लिए वरीड है लेकिन सारा फॉल्ट इसका ही निकल गया। जॉन तो इसे रिहाब में ही भेजने की बंदोबस्त करने की बात बोलता है और ऊपर एक्स्टर मैक्स को धमकाती है कि अगर इसने कुछ बोला तो ये मार देगी। इसे नहीं, ये सीधे केट को ही मार देगी। डेनियल आकर मैक्स से बात करता है और ट्री हाउस के बारे में पूछने लगता है। मैक्स ने यहाँ पर ड्राइंग पे सिस्टर एबिगेल की लाश और ट्री हाउस वाला पेंट किया है। इनकी बात को एस्टर बाहर से सुन रही है और देर रात को केट के सामने एस्टर माइंड गेम्स खेलती है। वो जॉन के बारे में बोलती है, उसके अफेयर के बारे में भी बोलती है और वो भी केट की पर्सनल डायरी पढ़कर। एस्टर यहाँ पर इतने ताने मारकर वहाँ से चुपचाप चली गई और यहाँ पर केट कुछ नहीं कर सकती। बट अब केट करेगी, वो सीधा सुबह सिस्टर जूडिथ को कॉल करके इन्फॉर्मेशन निकालती है एस्टर के बारे में और उसकी डायरी भी केट को मिल जाता है। वो बाइबल के पीछे सैरन इंस्टीट्यूट को देखकर सीधा वही कॉल करती है। यहाँ बाहर डेनियल जाता है ट्री हाउस पे सबूत लाने के लिए, बट ट्री हाउस तो खुला ही हुआ है पहले से। यहाँ पर घर में केट को पता लगता है कि सैरन इंस्टीट्यूट कोई ऑर्फनेज है ही नहीं, वो एक मेंटल हॉस्पिटल है। ट्री हाउस में डेनियल से पहले ही मौजूद है एस्टर जो सिस्टर एबिगेल की सबूत को दिखाती है और उसके सामने उसको आग लगा देती है। वो यहाँ पर डेनियल को भी चलाने की कोशिश करती है और उसने ट्री हाउस पे आग लगा दिया। आग लगाकर वो नीचे से डोर लॉक करके वहाँ से चुपचाप उतर जाती है। घर में केट सिस्टर जूडिथ को इन्फॉर्मेशन दे देती है पता लगाने के लिए और यहाँ डेनियल जैसे तैसे करके खुद को बचा लेता है, बट 15 फीट के हाइट से गिरते ही शायद इसने इसका नेक ही तोड़वा लिया।
एस्टर के उसको पत्थर से कुचलने से पहले मैक्स वहाँ पर आकर डेनियल को बचा लेती है और केट सीधे डेनियल को हॉस्पिटल लेके एडमिट कर देती है, जहाँ डॉक्टर बोलते हैं कि डेनियल को सीरियस नेक इंजरी आई है और वो बच गया। वो थोड़ी देर में बात करेगा सुनकर एस्टर सोडा खरीदने के बहाने जाती है डेनियल को मारने के लिए। मैक्स यहाँ पर छोटी सी बच्ची तो है, लेकिन वो दिमाग लगाकर केट को बुला लेती है। यहाँ पर केट समझ के भागती है डेनियल की तरफ, बट तब तक एस्टर ने डेनियल को मार डाला। बट डॉक्टर्स कार्डियक अरेस्ट के चलते डेनियल को वो बचा लेते हैं। इतना देखकर केट का तो पूरा पारा ही हाई हो गया और सीधा उसने खींच के लाफा मार दिया एस्टर के मुंह पे, और इसके मुंह से जैसे डैडी निकलता है उसको सुन के आपको इतना क्रिंज लगेगा कि मैं क्या ही बोलूं। इतना होने के बाद हॉस्पिटल के स्टाफ केट को संभालते हैं और उसको इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं। थोड़ी देर में जॉन एस्टर को लेके केट को बाय बोलकर घर चला जाता है, जहाँ एस्टर ने स्वीट ड्रीम्स के बहाने मैक्स का ईयर मशीनी ले जाती है। जॉन नीचे आकर वाइन लेके बैठता है उसको पीने के लिए, और दूसरे तरफ हम देख पाते हैं कि एस्टर एक हॉट ड्रेस पहनकर फ्रूट्स काट के लाती है जॉन के लिए। ये यहाँ पर जॉन का फायदा उठाने की कोशिश करती है, वो भी जॉन के टल्ली हालत में। जॉन डेनियल के लिए बहुत ज्यादा वरीड है और ये रोता है, बट जॉन एस्टर का बिहेवियर देखकर वो सीधे उसको सोने के लिए भेज देता है। हॉस्पिटल में केट को कॉल आता है फाइनली डॉक्टर बारबा का, और उन्होंने कॉल किया है सारन इंस्टीट्यूट से। डॉक्टर यहाँ पर बोलता है कि एस्टर एक ग्रोन वुमेन है और उसका नाम है लीना क्लैमर। वो पैदा हुई थी 1976 में और उसकी ओरिजिनल एज है 33 इयर्स। एस्टर यहाँ पर अपने गले और हाथ में जो बैंड पहनती है उसके पीछे भी एक रीजन है, क्योंकि वो अपने मार्क्स छुपा रही थी। मैं आपको बता दूं, असल में यहाँ पर एस्टर को एक रेयर हार्मोनल डिसऑर्डर है जिसका नाम है हाइपोपिट्यूटारिज्म। एस्टर के वायलेंट होने के चलते उसको असाइलम में बंद करके रखा जा रहा था, और इसीलिए उसको एक सूट पहनाया गया था जिससे छूटने के चक्कर में उसके गले और रिस्ट पे स्क्रैचेस पड़ गए, और स्क्रैचेस इसीलिए भी पड़ गए जब वो वहाँ से भागने की कोशिश की थी। और डॉक्टर के हिसाब से हम एस्टर का बिल्कुल वही साइड को देख पाते हैं जिसने 7 लोगों का खून किया है, और ये अपने फेक टीथ निकालती है। आप इसके दांत भी देख लो। ये वही एस्टोनिया पे एक आदमी को सेड्यूस की थी, और जब वो नहीं माना तो इसने उसके साथ साथ उसके पूरी फैमिली को ही मार दिया। एस्टर ने उस फैमिली को मारने के बाद उसके पूरे घर में ही आग लगा दिया, मतलब घर को जला डाला। आप उस फैमिली का फोटो भी देख सकते हो। और यहाँ केट रेडी होकर अभी घर के लिए निकलेगी। अगर ये ज्यादा देर करेगी तो मैक्स के साथ साथ जॉन भी मर जाएगा। आप एस्टर को भी देख लो जो 30 साल की लग रही है। ये घर में चीजों को तोड़ फोड़ कर अब रेडी हो जाती है सबको मारने के लिए। आवाज सुनकर जॉन ऊपर जाता है चेक करने, और यहाँ हम एस्टर की पेंटिंग का रियलिटी देख पाते हैं। यहाँ हम देख पाते हैं कि एस्टर ने वायलेंस, लव, किलिंग, लस्ट और बर्बादी सब कुछ एक ही साथ ड्रॉ कर डाला है, जिसे देख के जॉन के तो पहले तोते उड़ते हैं। फिर उसको केट का कॉल आता है और उसके बाद लाइट भी चला गया। और लाइट जाने का कारण यह है कि इस पे भी एस्टर का हाथ है। केट ने पुलिस को भी कॉल कर डाला, तभी एस्टर जॉन को चाकू मार मार के जान से ही मार देती है। एस्टर जॉन को मार देती है, वो भी मैक्स के सामने, और अब लॉकर से गन निकालकर वो पीछे पड़ जाती है मैक्स के। और अब केट का भी एंट्री होता है उसके घर में, जिसने सीधा उसके कार को घर के अंदर ही पार्क कर डाला। जॉन को मरा हुआ देखकर ये तो सीधे चीख पड़ती है और जाती है मैक्स के पास उसको ढूंढने के लिए। यहाँ पर मैक्स थोड़ी सी चालाक है, जो पहले अलमारी में छुपी थी वो चुपचाप एक बास्केट में छुप गई है, और मौका पाकर एस्टर ने भी केट के हाथ पे गोली मार दी। घर के अंदर एस्टर है हंट में, और केट यहाँ से खिड़की की मदद से घर के बाहर चली गई। अब केट गार्डन के ऊपर वाले ग्लास से मैक्स को छुपने बोल देती है, और केट को देखकर एस्टर उस पे गोली चला देती है। जहाँ से गोली चली थी केट वहाँ से ग्लास तोड़कर एस्टर पर आग गिरती है, और मैक्स भी बच गई। पुलिस भी आ गई और केट गन और मैक्स के साथ बाहर आती है, बट हम देख पाते हैं ना पुलिस को ना हमें एस्टर की बॉडी दिखाई देती है, क्योंकि एस्टर सीधे इनके पीछे से आकर केट पर हमला कर देती है। एस्टर केट को बार बार हर्ट करती है, वो भी चाकू मारकर, और केट के हाथ से गन वहीं पर गिर जाता है। दोनों एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और मैक्स वहीं पड़े गन से आइस पे फायर कर देती है। आइस के टूटने पर ये दोनों नीचे चले जाते हैं ठंडे पानी में, बट पानी के अंदर भी एस्टर केट को हर्ट करने लगती है। केट जैसे तैसे करके उसको शोल्डर मार के वहाँ से आती है बाहर, बट एस्टर उसकी पैर पकड़ के हाथ में चाकू छुपा के प्लीज कहती है। केट का गुस्सा फाइनली फूटता है और वो एक किक मारती है एस्टर के हेड पर और उसकी नेक तोड़ देती है। एस्टर पानी में डूब गई और केट और मैक्स वहाँ से निकल लेते हैं। दोनों फाइनली बच गए, और इसी के साथ यहाँ फाइनली ये मूवी एंड हो गई। यहाँ इसके बाद एस्टर के साथ क्या हुआ वो हमें पता चलेगा अगले पार्ट में। अब बात करते हैं मूवी के बारे में। मूवी में सबकी बेस्ट एक्टिंग, माइंड ब्लोन स्क्रिप्ट, एग्जीक्यूशन से लेकर ट्विस्ट और सस्पेंस सब कुछ आपको भर भर कर मिलेगा। कुछ पार्ट्स पे मूवी आपको बहुत डिस्टर्ब करती है, जैसे एस्टर का मैक्स को मेंटली एक्सप्लोर करना, डराना, सभी के साथ माइंड गेम्स खेलना, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली स्वीटली सारी चीजों पे इन्वॉल्वमेंट रखना और खून करना। यहाँ हमें सारे कैरेक्टर्स को समझने के लिए टाइम दिया गया, और इसीलिए मूवी का फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो है। यहाँ एस्टर का स्कूल पे बुली होना भी हम रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि एस्टर ब्रेंडा का मुंह ही क्यों नहीं तोड़ देती, बट बाद में उसने उसका पैर ही तोड़ डाला। एस्टर एक साइको किलर थी, और जैसे एक डीमन जो जिस घर जाती है उसको जला के राख कर देती है, आई मीन सबको मार देती है, और इसीलिए उसने वो सारी पेंटिंग बनाई थी जो हमें एस्टर की डार्क साइड शो करती है, और उस पेंटिंग में उसने कितनों को कैसे मारा है वो भी उसने दिखाया था। ये मूवी पूरी तरह से अंडररेटेड है, और मैक्स
को प्ले करने वाली छोटी बच्ची का एक्टिंग की यहाँ पे काबिल तारीफ है। इस मूवी का प्रीक्वल आया है इसी साल जो 2009 की पहले की स्टोरी को रिप्रेजेंट करेगा, जो घर आपने जलता हुआ देखा था उसे, और उसके एक्सप्लेनेशन में चैनल के ऊपर बहुत जल्दी लाने वाला हूँ। ये थे मेरे रिव्यू ऑर्फन 2009 को लेकर। ये मूवी आपके लिए एक मस्ट वॉच है, आप इसे जरूर देखना। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक द वीडियो और कमेंट पे आप बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। चैनल पे आप नए हो तो डू सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन पे लात मार के कर देना रेड से ग्रे। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।